गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं औद्योगिकरण का सामाजिक संरचना पर प्रभाव। उसमें हमने विभिन्न विभिन्न वर्गों पर होने वाले प्रभाव को देखा, जाति व्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को देखा, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है, जाति एवं वर्ग में क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही हमने देखा कि नगरीकरण पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि नगरीकरण के संदर्भ में, तो दो प्रकार से विभिन्न विशेषताएं बताई गई हैं। वे है परंपरावादी। इन्हें नगरीय जीवन का वास्तविक एवं अंतिम रूप नहीं कहा जा सकता। यदि हम इन्हें अंतिम रूप से स्वीकार भी कर लें तो नगरीकरण एक विघटनकारी सामाजिक व्यवस्था ही मानी जाएगी, क्योंकि सामाजिक संगठन के स्थायित्व के लिए कुछ स्वीकृत मूल्यों और प्रतिमानों का होना आवश्यक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर हम नगरीय जीवन में समानता के स्थान पर असमानता व एकता के बजाय अनेकता, व्यक्तियों के द्वैतिक संपर्क की प्रधानता होती है, तो ये कहना कि सर्वमान्य मूल्य व प्रतिमान नहीं हो सकते, जिसके कारण नगरीकरण एक विघटनकारी आधार बन जाता है। यानी औद्योगिकरण के आरंभिक काल में हम देखते हैं कि नगरीकरण के अध्ययनों के आधार पर जो प्रस्तुत किए गए, जबकि उद्योगों व नगरों की स्थापना सामाजिक संबंधों का बिना कोई ध्यान रखते हुए अनियोजित रूप से हुई। इस समय ग्रामीण क्षेत्र से किसानों व मजदूरों को कारखाने में कार्य करने हेतु, उन्हें भर्ती करने हेतु और कार्य करने हेतु विशेष रूप से बिना उनकी स्वेच्छा से लाना होता था। जो मजदूर स्वच्छंद वातावरण में कार्य करने वाले ग्रामीण कृषक को कारखाने के कृत्रिम वातावरण में कार्य करने में मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलता था, क्योंकि कार्य के घंटे लंबे थे, रहने का कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी, मशीनी कार्य में सृजनशीलता की भावना भी नहीं थी, और ऐसी परिस्थितियों में नगरीकरण में विघटन की प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही था। लेकिन अब यह स्थिति पहले जैसी नहीं रही है। औद्योगिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति ने विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण नियोजित रीति से किए जाते हैं। इसमें परंपरावादी दृष्टिकोण से बताई गई विशेषताएं अब बीते इतिहास की बात होती जा रही है। औद्योगिकरण के गत 100 वर्षों के इतिहास में जो प्रगति एवं परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसमें एक नवीन सामाजिक जीवन विकसित हुआ है, जो इस तरह से है। पहला है आधुनिक नगरवाद। आधुनिक नगरवाद में हम देखेंगे कि परंपरावादी दृष्टिकोण से कुछ विशेषताएं आधुनिक नगर में भी देखने को मिलती हैं, जैसे प्राथमिक संबंधों की अपेक्षा द्वैतिक संबंधों का अधिक महत्वपूर्ण होना, औपचारिक संबंधों का अनौपचारिक समूह संबंधों की तुलना में अधिक महत्व होना, तथा परंपरागत पड़ोस, जाति, रिश्तेदारी आदि पर अधिकतर आधारित भाईचारे के स्थान पर नपे तुले औपचारिक कायदे कानून ने स्थान लेना। लेकिन औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के वर्तमान स्वरूप में अगर हम देखें तो इन स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहे हैं। ये जो परंपरावादी स्थिति में जो परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन विंसेंट एंड मायर्स ने अपनी पुस्तक न्यू फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में बताए गए हैं, जो आज हम पढ़ रहे हैं। प्राथमिक समूह
संबंधों का महत्व बना होना। इसमें हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह संबंध नगर में महत्वपूर्ण है तथा व्यक्तियों के चिंतन एवं व्यवहार पर भी नियंत्रण रखते हैं। नगर की व्यक्ति का कोई निजी व्यक्तित्व न होना या एक आधारहीन प्राणी होने की बात सत्य नहीं है। जो व्यक्ति अब नगरों में स्थायी रूप से बस गए हैं या तो वह बहुत दिनों से रह रहे हैं, उनमें पर्याप्त घनिष्ठ संबंध मिलते हैं तथा नगर में वे एक दूसरे के आवास जो दूर दूर स्थित होने पर भी वे अपने संबंधियों एवं मित्रों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन परंपरागत प्राथमिक संबंधों में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। पहला जो हम देखते हैं कि जो अंतर हम देखते हैं वह है संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता। यानी यदि कोई व्यक्ति प्राथमिक समूह को किसी कारण से पसंद नहीं करता हो, यानी अपने परिवार में या अपने रिश्तेदारों में किसी को पसंद नहीं करता हो, तो वह आसानी से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। उस समूह से उसे चिपके रहने की या उस समूह से उसे जुड़े रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि संबंध ना होने पर भी घनिष्ठ बने रहना। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी प्राथमिक समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी यदि वह उसे पसंद करता है तो भी उससे घनिष्ठ संबंध बनाए रख सकता है। यानी अब नगरीय जीवन के प्राथमिक समूह संबंध किन्हीं सामाजिक मजबूरियों पर आधारित न होकर अपनी विवेक, समझ, बूझ व गुण पर और योग्यता पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक समूहों में भी परिवर्तन। यानी औद्योगिक नगरीय जीवन में की जो कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे व्यवसाय की गतिशीलता, स्थान परिवर्तन की सुविधा, व्यक्ति अपनी रुचि, अपनी आय, सुविधा आदि को देखते हुए अपना काम धंधा और स्थान बदल सकता है या बदलते रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थान या पेशा बदलने से अब उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट तो नहीं मिलता, बल्कि उन्हें संतोष अनुभव होता है। क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन में जो प्राथमिक समूह भी बदल जाते हैं और नए स्थान पर पुराना प्राथमिक समूह बना रहे, यह ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति अपना व्यवसाय या स्थान परिवर्तन करता है तो उसका प्राथमिक समूह भी बदल जाते हैं। यानी पुराने प्राथमिक समूह के स्थान पर उसके नए प्राथमिक समूह बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह का सामाजिक पद बढ़ना। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जो परिवार नगरों में आकर बस गए हैं तथा जिनकी आय एवं आर्थिक स्थिति गांव में बसे हुए परिवारों की तुलना में काफ़ी उत्तम हो गई है, यानी काफ़ी श्रेष्ठ हो गई है, तथा नगरों में शिक्षा और एवं काम धंधे की सुविधा से उनके स्तर में भी काफ़ी सुधार हो गया है। यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उनका जो जीवन स्तर था, वो काफ़ी अच्छा हो गया है गांव के परिवारों की अपेक्षा। ऐसे परिवारों का उनके गांव में बड़ा सम्मान किया जाता है तथा जो परिवार के सदस्य पहले आत्मीयता नहीं रखते थे, वे अब आत्मीयता व निकटता प्रदर्शित करते हैं तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे नगर में मिलने और घूमने भी आते हैं। इससे प्राथमिक संबंधों में जो अलगाव की प्रकृति दिखाई देती थी, अब उनके संबंध महत्वपूर्ण
दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह का में सामाजिक पद भी बढ़ रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द्वैतिक औपचारिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान, यानी नगरीकरण से प्राथमिक समूहों में एवं पारिवारिक बंधनों में ढीले और कमज़ोर होने से सामाजिक जीवन के विघटित होने की बात कही जाती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि नगरों में द्वैतिक समूह एवं औपचारिक संघ एकता को बनाए रखने में तो बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि नगरों में कर्मचारी संघ हैं, राजनीतिक दल हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, पेशावर लोगों के संघ हैं, सरकार एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान हैं, निगम हैं, विभिन्न प्रकृति की संस्थाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं और साथ ही विभिन्न संस्कृति के व्यक्तियों के संपर्क एवं संबंध रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड के जो लघु और महान समुदायों तथा परंपराओं तथा मैकम मेरिट के स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण के सैद्धांतिक आधार को हम ध्यान में रखें तो नगरों में द्वैतिक समूह संबंध जीवन की असमानता को समानता में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, इसे हम आसानी से समझ में आ सकता है। जैसे हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टि से असमान लोगों में विभिन्न औपचारिक समूहों का परस्पर संबंध पैदा करने, एक दूसरे के निकट लाने तथा उनकी अनेकता को एकता में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। द्वैतिक समूह के लोग सामान्य हितों या रुचियों के कारण सम्मिलित होते हैं तथा वे जानते हैं कि समूह के सदस्य में विभिन्न दृष्टियों से असमानता होते हुए भी कुछ आधार पर वे सब एक ही दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने से भिन्नता रखने वाले व्यक्तियों के साथ रहने में भी अभ्यस्त हो जाता है। इससे विघटनकारी समझे जाने वाले द्वैतिक एवं औपचारिक संगठन एक स्थायी एवं समन्वित व्यवस्था का आधार बन रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि समूही संचार से भी सामाजिक एकता का होना, यह माना जाता है कि नगरीय समाज में समूही संचार व्यवस्था व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व को समाप्त कर देती है। लेकिन इसके साथ यह भी होता है कि समूही संचार समाज विचारों के समान प्रभावों पर आधारित एक संस्कृति को विकसित करता है, क्योंकि संचार के विभिन्न साधनों से प्रसारित समाचार के फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक नया सामाजिक मंच तैयार हो सकता है, जिसमें समूही संचार व्यक्तिगत रूप से स्वयं व्यक्ति को ही लेने होते हैं, यानी सोचने समझने की मशीन मनुष्य के भीतर ही होती है, अतः संचार द्वारा उसके इस अधिकार को समाप्त कर देने की बात सत्य नहीं है। समूही संचार का ऋणात्मक प्रभाव ऐसे ही लोगों पर ज़्यादा पड़ता है जिनमें स्वयं के विवेक से सोचने एवं समझने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना के औद्योगिकरण के प्रभाव के संदर्भ में हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, जो विंसेंट एंड मेयर्स ने अपनी पुस्तक न्यू फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियल सोशलॉजी में दिया था। तो उसमें हमने देखा कि सामाजिक संरचना के औद्योगिकरण के प्रभाव में के संदर्भ में जो आलोचना की गई थी उसको हमने देखा। आज हम पढ़ रहे थे औद्योगिक समाजशास्त्र, जो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर का MA फाइनल का
8th पेपर का फर्स्ट ऑप्शन है। इसमें हमने आज अपना जो इकाई प्रथम है उसका सिलेबस हमने पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इकाई प्रथम में अगर आपको यूनिट फर्स्ट में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे शेयर कीजिएगा। अपने घर में ही रहिएगा और सामाजिक दूरी का पालन कीजिएगा, और जहाँ तक हो घर से बाहर नहीं निकलिएगा। बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही निकलिएगा। अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का ध्यान रखिए। हैव ए गुड डे। थैंक्स।